जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के लिए क्या क्या पॉइंट ज़रूरत होती है उन पर पहले बात करेंगे। जैसे पॉइंट है, लाइन है, रेज है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये क्या होते हैं इन पे पहले थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका हेडिंग होगा वो आपका हेडिंग होगा पॉइंट। सबसे पहला जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, पॉइंट्स। ठीक है, नोट्स आप अपने बनाते रहेंगे तो भी ठीक है, और अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा है का टेलीग्राम का, उस पर आपको पॉइंट, लाइन सेगमेंट नाम से एक पीडीएफ मिल जाएगी। सारे नोट्स लिखित में हैं, उसमें हैंड रिटेड नोट्स हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट को समझने से पहले पॉइंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ये पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, एक ऐसा बिंदु जहाँ इसमें ना मोटाई है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना त्रिज्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसका कोई डायमेंशन है, कुछ भी नहीं है, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई, ऊंचाई, कुछ भी नहीं है। क्या इसकी रेडियस है, नहीं। तो पॉइंट एक ऐसा, पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, पॉइंट में ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना त्रिज्या होती है। क्या कोई डायमेंशन होती है, तो वो क्या है, पॉइंट। क्या है, पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट से बनती है लाइन, पॉइंट से बनती है लाइन। कैसे, बहुत सारे पॉइंट मिलके एक लाइन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे पॉइंट मिलके एक लाइन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे पॉइंट मिलके एक लाइन का निर्माण करते हैं। अब लाइनें दो प्रकार की होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन देखी होगी और एक कर्व लाइन देखी होगी, ऐसे करके होती हैं तो दो लाइनों को। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, स्ट्रेट लाइन। हमारे में किस सिलेबस में क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो हमने देखा कि पॉइंट क्या होता है, एक ऐसी आकृति बोल सकते हैं कि जिसमें ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ना रेडियस है, कुछ भी नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, एक लाइन। बहुत सारे पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, और लाइन होती है दो प्रकार की। लाइन कितने प्रकार की, एक होती है स्ट्रेट लाइन और एक होती है कर्व लाइन। एक कौन सी होती है, तो अभी हम कर्व लाइन को नहीं पढ़ेंगे, हम किसको पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन को। हम किसको पढ़ेंगे, स्ट्रेट। तो लाइन, तो अच्छा एक बात सुनो, पॉइंट इधर भी जोड़ सकते हो और पॉइंट इधर भी जोड़ सकते हो। तो इसका मतलब एक बात है कि लाइन को आप इधर भी बढ़ा सकते हो, लाइन को आप इधर भी बढ़ा सकते हो। तो लाइन के बारे में एक बात समझ में आई कि लाइन दोनों तरफ मूव कर सकती है। लाइन दोनों तरफ मूव कर सकती है। लाइन यानी कि रेखा दोनों तरफ मूव कर सकती है। एक जो लाइन होती है वो दोनों तरफ चल सकती है कि एक तरफ, दोनों तरफ। क्यों, उसका रीजन क्या है। जो लाइन है वो बनी किससे है, पॉइंट से। पॉइंट इधर, जैसे एक ये पॉइंट हो गया तो हम इधर भी जोड़ सकते हैं और इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं। तो लाइन तो बन इसी से रही है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के क्या बन रही है, लाइन। बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के क्या बन रही है। अब लाइन एक तरफ चल सकती है कि दोनों तरफ चल सकती है, लाइन दोनों तरफ चल सकती है या एक तरफ चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि पॉइंट हम दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले देखा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई, कुछ भी ना हो, तो वो क्या होती है, पॉइंट। क्या होता है वो, पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट मिलके लाइन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे पॉइंट मिलके लाइन का निर्माण। लाइन कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। हम किसको पढ़ने जा रहे हैं अभी, स्ट्रेट लाइन को। किसको पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को। तो हमने देखा कि जो लाइन होती है, अब इनको बहुत सारे मिला लोगे, बिल्कुल पास हो, तो ऐसे ना दिखेगी। बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दोगे, तो मैंने दूर दूर बना दिए हैं। क्या आपको अगर बहुत सारे पॉइंट ऐसे बना दिए जाएं तो क्या आपको लाइन ऐसी ना दिखेगी। तो लाइन दोनों तरफ चलती है। हमने तो ये लाइन देखी है ना, हमने ये देखा ये बनी कैसे थी, तो लाइन के बारे में समझ में आया कि लाइन दोनों तरफ गमन कर सकती है, इधर भी और दोनों, दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। तो रेखा खंड आता है, रेखा का खंड, लाइन सेगमेंट। अब इसको पढ़ते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट कुछ नहीं होता है, एक ये लाइन है ना पूरी, इसका छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल लो, ये क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। ये टुकड़ा क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। तो हमने देखा सबसे पहले पॉइंट। क्या देखा, पॉइंट क्या होता है, एक ऐसी आकृति, कैसे बोलेंगे, एक ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ना त्रिज्या हो, ना व्यास, कुछ भी नहीं उसके अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, लाइन, पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट मिलके किसका निर्माण करते हैं, लाइन का निर्माण करते हैं। और लाइन कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। हम किसको पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन एक डायरेक्शन में चल सकती है कि दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। ये लाइन है, अगर इसका मैं काट के यहाँ पर ए और बी कह लूँ तो ए बी क्या हो गया, रेखाखंड। ए बी क्या हो गया, रेखाखंड। अंग्रेजी में कहते हैं लाइन सेगमेंट। कोनो दिक्कत। अच्छा, पॉइंट जो हैं, तीन बातें क्लियर हो गई।
जो पॉइंट हैं वो ऐसे भी चल सकते हैं, ये एक रेखा में, तो इन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इनको क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। हिंदी में कहते हैं समरेखीय, समरेखीय बिंदु, समरेखीय बिंदु, समरेखीय बिंदु। तो हमने देखा भाई अगर जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में हो, क्या एक ही रेखा में है? ये एक ही रेखा में, तो हिंदी समरेखीय, समरेखीय, रेखीय का मतलब एक ही लाइन और समान और समान लाइन, समरेखीय। रेखीय का मतलब लाइन, रेखीय का मतलब लाइन, और समरेखीय का मतलब समान लाइन में, समान लाइन में। तो इनको ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, हिंदी में कहते हैं समरेखीय बिंदु। ऐसे भी हो सकते हैं पॉइंट्स, तो ऐसे भी हो सकते हैं। ये क्या है? असमरेखीय, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। हिंदी में क्या कहेंगे? असमरेखीय बिंदु, असमरेखीय बिंदु। 4 बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले क्या पढ़ा? पॉइंट। सबसे पहले क्या पढ़ा? पॉइंट क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ना त्रिज्या, कुछ भी ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लाइन एक डायरेक्शन में चल सकती है, दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। रेखा क्या कहते हैं? रेखा, रेखा दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। ठीक है, बॉलीवुड की रेखा को जानते हो? उसने कितनी शादियां की हैं? अरे 6, कई शादियां की हैं। इसका मतलब रेखा का कैरेक्टर लूज है। नाम तो नहीं किसी का नाम रेखा? इसका मतलब मैं याद कराने के लिए, वो दोनों डायरेक्शन में चल रही, इधर भी, बॉयफ्रेंड की तरफ, पति की तरफ, दोनों तरफ, पता नहीं कहाँ जा रही। रेखा कैरेक्टर कैसा हो गया? लूज। मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, तो रेखा कैरेक्टर कैसा है? लूज कैरेक्टर, मतलब दोनों तरफ चल सकती है। रेखा दोनों चल रही है, नहीं चल रही है, तो याद रहेगा हमेशा, क्योंकि अभी आने वाली है किरण। अभी कौन आने वाली हैं? तो किरण और रेखा में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने रेखा बॉलीवुड, भाई 2-3-4 शादी की हैं, ऐसी की हैं, किए नहीं किए? और किरण रिजिजू या किरण बेदी एक ही शादी की है? अरे किरण बेदी या किरण रिजिजू, 2 नाम ले दिए मैंने, बड़े बड़े नाम, बाकी गली मोहल्ले की बात नहीं कर रहे हम लोग, उनका तो कुछ पता ही नहीं, जो इन लोगों ने कुछ किया है। तो समझो मेरी बात को। तो लूज कैरेक्टर वाली तुमने की है। अरे मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, बस मैं समझा रहा था कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा था? पॉइंट। एक ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई होना, चौड़ाई होना, बहुत सारे पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं? लाइन। कितने प्रकार की? स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। हम कौन सी पढ़ेंगे? कर्व लाइन को नहीं पढ़ेंगे। और जो लाइन होती है यानी कि रेखा होती है, तुरंत दिमाग में आया, रेखा कैरेक्टर कैसा है? लूज कैरेक्टर, मतलब वो इधर भी चल रही है और इधर भी चल रही है, दोनों तरफ चल सकती है। रेखा दोनों तरफ चल सकती है, तो रेखा दिमाग में आ गया। ठीक है, तो अगर रेखा का छोटा सा खंड काट लिया जाए तो उसे रेखा खंड कहते हैं। रेखा का खंड, रेखा का खंड, तो रेखा खंड हो गया। ठीक है, तो और अंग्रेजी में कहते हैं लाइन सेगमेंट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट तो ऐसे भी मिल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट, तो ये समरेखीय, समान रेखा में, रेखीय का मतलब लाइन, समान लाइन, एक ही समान लाइन में है, तो इन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। हिंदी में कहते हैं समरेखीय बिंदु। हिंदी में कहते हैं समरेखीय बिंदु। क्या पॉइंट्स ऐसे ही हो सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकते? क्या ऐसे पॉइंट्स नहीं हो सकते? तो ये असम रेखीय, रेखीय थोड़ी है, असम रेखीय, असम वाला नहीं, असम रेखीय, असम रेखीय। अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कोलाइनियर पॉइंट्स। क्लियर हुआ? तो रेखा का कैरेक्टर दिमाग में आया, कैसा कैरेक्टर है? अच्छा, सूरज से किरण आती है कि रेखा आती है? सूरज से किरण आती है कि रेखा? किरण आती है। किरण आती है, किरण जो भी आती है, उसका एक पॉइंट फिक्स है कि एक, जो सूरज है, ये सूरज है, तो यहाँ से एक ही ऐसे करके आ रही है, निकले किरणें, ऐसे तो निकल के आ रही हैं किरणें ऐसे, यानी कि किरण का एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट चलता है। दूसरा पॉइंट, अगर हम छत पे खड़े 50 माला की इमारत पे खड़े हैं तो वो किरण वहीं रुक जाएगी, और नहीं खड़े तो ज़मीन पर रुकेगी,
और जमीन में और गड्ढा कर दो नीचे पहुंच जाएगी। यानी कि जो किरण है उसका एक पॉइंट फिक्स होता है। जो किरण है उसका एक, अंग्रेजी में कहते हैं रेज, RAYS, इसका एक पॉइंट फिक्स होता है। इसका मतलब इसका कैरेक्टर सही है, इसका मतलब इसका कैरेक्टर सही है, और लाइन रेखा का कैरेक्टर सही नहीं है। तो एक क्लियर समझो, पॉइंट समझे, पॉइंट क्या होता है बोलो। हाँ, कुछ भी ना हो वो क्या है, पॉइंट्स होता है। तो बहुत सारे पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, लाइन। बहुत सारे पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, और लाइन एक तरफ चलती है दोनों तरफ, इसका मतलब कैरेक्टर लूज है। ठीक है, अब लाइन का यानी कि रेखा का छोटा सा खंड काट के निकाल लिया जाए तो उसे कहते हैं रेखा खंड। रेखा खंड अंग्रेजी में कहते हैं लाइन सेगमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं लाइन सेगमेंट। कोई दिक्कत? क्या पॉइंट्स एक ही लाइन में हो सकते हैं? नहीं। अगर पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं तो इन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, समरेखीय बिंदु, समरेखीय बिंदु। और पॉइंट्स अलग अलग हैं तो इन्हें कहते हैं असमरेखीय बिंदु, असमरेखीय, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इतनी बात क्लियर? जो सूरज से आती है किरण, रेखा तो नहीं आती ना, ठीक है, रेखा बॉलीवुड से आती है और किरण सूरज से आती है, तो यहीं से तो निकलती हैं किरणें। तो यानी कि किरण का जो रेज होती है उसका एक पॉइंट फिक्स होता है। तो जो किरण है वो एक तरफ चल सकती है कि दोनों तरफ, और रेखा दोनों तरफ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लाइन अगर मैं कभी बोलूंगा तो लाइन में कंफ्यूज तो नहीं होगी। लाइन पता है कि दोनों तरफ चल सकती है, लाइन दोनों तरफ चल सकती है, लाइन दोनों तरफ चल सकती है, कोई तकलीफ कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं। अब लाइन का काम शुरू होगा। अब लाइनें बहुत प्रकार की होंगी, इनसे काम। तो लाइन अब समझ में आ गई, ये लाइन है, ये लाइन है। ये कब कहा था लाइन का मतलब सीधी या टेढ़ी, तिरछी नहीं हो सकती लाइन? हो सकती है। तो लाइन तो कैसी भी लाइन है, लेकिन लाइन का मतलब एक ही है, रेखा का मतलब एक ही है। जो लाइन होती है वो दोनों डायरेक्शन में चल सकती है, दोनों डायरेक्शन में चल। और दोनों डायरेक्शन में क्यों चल सकती है? क्योंकि जो पॉइंट्स बन किससे रही है, पॉइंट से। पॉइंट्स इधर भी जुड़ सकते हैं और पॉइंट्स इधर भी, इसीलिए जो लाइन है वो दोनों तरफ चल सकती है। लेकिन जो किरण है उसका एक पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट चलता है। क्लियर है? लाइन सेगमेंट समझ में आया, कोलिनियर पॉइंट समझ में आए, नॉन कोलिनियर पॉइंट समझ में आए। अब आती इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये क्या लाइनें होती हैं? अब तो लाइन तो समझ में आ गई ना। अब मैं लाइन बोलूँगा तो तुम थोड़ी जाओ कन्फ्यूज कि भैया लाइन क्या होती है। अब लाइन हम समझ गए, यानी कि रेखा को समझ गए। अब मैंने कहा दो प्रकार की लाइनें, कई प्रकार के, बहुत सारा कांड करेंगे और यहीं से सब कुछ शुरू होगा। जो आप ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें 3 लाइन होती हैं, क्वाड्रेट में 4 लाइनें होती हैं जिनको भुजा कहते हैं। उनका लाइन सेगमेंट निकाल के कैसे काम करेंगे उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जितना समझ में समझाया उतना क्लियर हो गया। अब मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, ये एक लाइन है जिसको मैं ए कह दूँ, ये एक लाइन है जिसको मैं क्या कह दूँ, बी कह सकता हूँ। तो इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेद रेखाएं कैसी होती हैं? एक दूसरे को काटें, एक दूसरे को काटें। एक दो लाइनें अगर एक दूसरे को काटती हैं, दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। INTERSECTINGLINE, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन और हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं ऐसी दो रेखाएं होती हैं, यानी कि ऐसी दो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। दो से ज़्यादा रेखाएं, दो से ज़्यादा रेखाएं, दो से ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटें, किसी एक पॉइंट पर काटें तो उसे कनकरेंट लाइन कहते हैं, समवर्ती रेखाएं कहते हैं। तो उन्हें समवर्ती रेखाएं कन कहते हैं, कनकरेंट लाइन कहते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को, मेरी बात को ध्यान से सुनो कि दो रेखाएं कहाँ गई? देखो दो रेखाएं, लाइन है छोटी बड़ी से क्या मतलब है, वो तो बढ़ सकती है आराम से। दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं किसी एक पॉइंट पर, दो लाइनें एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटती हैं, और दो लाइनें काट रही हैं तो एक ही पॉइंट पर काटेंगी। दो लाइनें एक दूसरे को अगर किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं, अंग्रेजी में इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा, ये लगा लो, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। दो या दो से ज़्यादा, दो
दो, ऐसे बोलो, सीधे बोलो दो से ज़्यादा, क्या बोलो, दो से ज़्यादा, क्योंकि दो रेखाएं तो इंटरसेक्टिंग हो रही हैं, इंटरसेक्ट करती है ना, अंग्रेजी में इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद मतलब कटान बिंदु, ये तो बोलते हैं। दो से ज़्यादा रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहते हैं तो उन्हें कनकरेंट लाइन कहते हैं, तो उन्हें कनकरेंट लाइन कहते हैं। हिंदी में समवर्ती रेखाएं कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, समवर्ती रेखाएं कहते हैं। तो कनकरेंट लाइन समझ में आया, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो उन्हें इंटरसेक्टिंग, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग का इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एक बात, दो रेखाएं तो एक ही बिंदु, एक जैसे ये मैंने कहा ये दो रेखाएं हैं, तो ये कितने बिंदु पर टच काट सकती हैं, कभी हो सकता है तीन बिंदु पर काट दें, दो बिंदु पर, दो रेखाएं हैं तो एक ही बिंदु पर काटेंगी, यानी एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी तो आप वो क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। दो से ज़्यादा रेखाएं, दो से ज़्यादा रेखाएं, दो से ज़्यादा रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटें, दो से ज़्यादा रेखाएं, दो से ज़्यादा रेखाएं, देखो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्या हो गई, अब दो से ज़्यादा रेखाएं आ जाए इसी वाली, ये हो गई कनकरेंट लाइन। ये कौन सी थी, इंटरसेक्टिंग, ये थी लाइन, ये क्या थी, और एक दूसरे को काटा तो इंटरसेक्टिंग लाइन। दो या दो से ज़्यादा काटा तो कनकरेंट लाइन, समवर्ती रेखाएं, समवर्ती रेखाएं, क्लियर हुआ। समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल, समांतर, हिंदी में समांतर, संधि विच्छेद करो, समान अंतर, समांतर का संधि विच्छेद करो, समान अंतर। दो लाइनें समान अंतर पर हों, दो लाइनें समान अंतर पर हो, यानी कि जिनके दोनों के बीच का अंतर कैसा हो, समान हो, तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल है, अंग्रेजी में कहते हैं। तो हमारे दिमाग में एक बात क्लियर हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी तो वो कौन सी रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग। दो से ज़्यादा रेखाएं, दो से ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें तो कहते हैं कनकरेंट लाइन, हिंदी में कहते हैं समवर्ती रेखाएं, हिंदी में कहते हैं समवर्ती रेखाएं। कोई दिक्कत, ठीक है। अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो समांतर का संधि विच्छेद करो, समांतर का संधि विच्छेद करो, समान अंतर, समान। इससे एक बात समझ में आ रही, दो लाइनों के बीच का अंतर कैसा रहे, दो लाइनों के बीच का अंतर कैसा रहे, तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं, समान अंतर, समान अंतर। दो रेखाओं के बीच का अंतर अगर समान है तो उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। दो रेखाओं के बीच का अंतर समान है तो उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि समांतर रेखाएं कहते हैं, क्लियर हो गया। तो ये रेखा और इसके अंतर बीच का कैसा रहेगा, समान। और रेखा की एक वो खासियत होती है कि दोनों तरफ चल सकती है। क्या ये रेखाएं कभी एक दूसरे को टच कर सकती हैं, क्योंकि ये बात फिक्स है कि इन दोनों के बीच का हमेशा अंतर कितना रहेगा, कहीं भी चले जाएं इनके बीच का अंतर कैसा रहेगा, अगर इन दोनों के बीच का अंतर समान रहेगा, अगर इन दोनों के बीच का अंतर समान रहेगा तो दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को टच करेंगी, कभी एक दूसरे को काटेंगी, कभी एक दूसरे को काटेंगी। यानी कि मेरी बात में दिमाग में आ गया कि पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर मैंने कह दिया लाइन पैरेलल नहीं है, लाइन कैसी भी हो, लाइन कैसी भी हो बस पैरेलल ना हो तो उन्हें नॉन पैरेलल बोलेंगे। तो नॉन पैरेलल लाइन एक दूसरे को काटेंगे नहीं काटेंगी, काटेंगी। जैसे मैंने कहा एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन ये है, लाइन है, क्या ये काटेंगे नहीं काटेंगे, जरूर काटेंगे, क्योंकि लाइन का मतलब ये नहीं यही रुक गई, ये चलती रहेगी और ये भी चलती रहेगी, कहीं ना कहीं तो काटेंगी, क्योंकि लाइन रुकती नहीं है, लाइन दोनों तरफ चलती रहती है। लाइन तभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी जब वो पैरेलल हो, लाइन तभी एक ही शर्त पे एक दूसरे को नहीं काटेंगी कि जब वो पैरेलल हैं। और अगर लाइन पैरेलल नहीं है, अगर लाइन पैरेलल तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि वो लाइन कैसी हो जाएंगी, नॉन पैरेलल। कैसी हो जाएंगी, नॉन पैरेलल, असमांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं समझ में आई। एक बार फिर से बात करते हैं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक ऐसी आकृति होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना त्रिज्या होता है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, रेखा, लाइन यानी कि रेखा बनाते हैं, ठीक है। तो रेखा दो प्रकार की होती हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। हम कौन सी लाइन पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। अगर लाइन का एक छोटा सा खंड काट के निकाल दिया जाए सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट। जो पॉइंट्स होते हैं क्या एक ही ऐसे हो सकते हैं, नहीं,
जो पॉइंट्स होते हैं ऐसे हो सकते हैं, नहीं ऐसे भी हो सकते हैं। अगर पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो उन्हें समरेखीय बिंदु कहते हैं। समरेखीय बिंदु कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, अंग्रेजी में कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स अगर एक लाइन में ना होकर ऐसे तितर बितर हो गया मामला तो इन्हें कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी असमरेखीय बिंदु, यानी कि असमरेखीय बिंदु। अब हमने लाइन पढ़ ली, अब लाइन से बहुत कुछ बनेगा। तो सबसे पहले हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, तो इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती हैं तो उन्हें कॉन्करेंट लाइन यानी कि समवर्ती रेखाएं कहते हैं, यानी कि समवर्ती रेखाएं कहते हैं। अब हमने देखा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं, समांतर का सबसे पहले संधि विच्छेद करो, समान अंतर। समान अंतर, दो लाइनें जिनके बीच का अंतर हमेशा कैसा हो? समान हो, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इंग्लिश में बात करें तो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। इनके बीच का अंतर कैसा रहता है? अगर इनके बीच का अंतर समान रहेगा कभी एक दूसरे को टच करेंगी? कभी भी कट करेंगी? कभी भी कट नहीं करेंगी। और ये लाइन अगर पैरेलल नहीं है, अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो उसका मतलब नॉन पैरेलल है। पैरेलल नहीं है तो कैसी है? नॉन पैरेलल। और अगर ये नॉन पैरेलल है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करेंगी। अगर ये नॉन पैरेलल हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करेंगी। कहाँ करेंगे पता नहीं, लेकिन टच करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से दोहराओ तब तक। पॉइंट्स क्या होते हैं? ठीक, पॉइंट से मिलके क्या बनता है? लाइन कितने प्रकार की? स्ट्रेट और कर्व। हम कौन सी पढ़ेंगे? अगर लाइन का छोटा सा सेगमेंट काट के निकाल दिया जाए तो उसे कहते हैं, क्या लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है? हाँ होती। ये बहुत बड़ी लाइन थी ना, ये तो चल रही थी, हमने टुकड़ा काट के निकाल दिया ना, अब ये थोड़ी बढ़ जाएगा। ये कोरोना थोड़ी है, ये बढ़ रहा था, कोरोना निकाल दिया, थोड़ा सा ये भी बढ़ जाएगा ना? हाँ, नहीं बढ़ेगा ना। तो लाइन सेगमेंट समझ में आया? लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? किरण क्या होती है? जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है, जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है यानी कि एक ही डायरेक्शन में चल सकती है। ये क्या होती है? किरण, यानी कि किरण, रेश। अब हमने पॉइंट लाइन से बहुत कुछ बनाया। सबसे पहले क्या बनाया? इंटरसेक्टिंग लाइन। सबसे पहले क्या बनाया? इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइनें ऐसी होती हैं जो किसी एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच करती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे करती हैं तो कॉन्करेंट लाइन यानी कि समवर्ती रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, दो लाइन अगर पैरेलल हैं जिनके बीच का अंतर समान है तो वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। अगर वो पैरेलल नहीं है तो कैसी होंगी? नॉन पैरेलल। और नॉन पैरेलल हैं तो कहीं ना कहीं तो टच करेंगी, कहीं ना कहीं तो टच करेंगी। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब लाइन के बारे में हम पढ़ना तो बहुत कुछ है लेकिन थोड़ा समथिंग चलेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि दो लाइनें से तो ये हो रहा है। ठीक है, अभी मैं एकांतर कोण, सर्वांग, शीर्षभूमि कोण सब पढ़ाऊंगा। चलो पढ़ाई दो। एक लाइन ये थी और एक लाइन ये थी, कोई दिक्कत? तो अगर ऐसे करके मैंने एक लाइन खींच दी तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं। मैंने कह दिया ए और बी लाइन कैसी हो गई? पैरेलल। तो अगर ये सी लाइन ने ऐसे अगर काटा तो सी तिर्यक रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, तिर्यक रेखा हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक है, अब मैं एक बात बताओ, यहाँ पर मैं कोण बनाने जा रहा हूँ तो कोण का पहले ज्ञान होना चाहिए ना। मैं कोण बनाने जा रहा हूँ, मैं कहूँगा यहाँ पे इतने का डिग्री का कोण इतने, तो इससे पहले कोण का यानी कि एंगल का ज्ञान होना चाहिए। तो थोड़ा सा एंगल का ज्ञान ले लें। ठीक है, एंगल का ज्ञान लो। कैसे? मैं ये कह रहा हूँ, देखो हम लोगों ने एक ट्रायंगल पढ़ा है। कौन सा? समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज पढ़ा है। क्या पढ़ा है? समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज कैसे होते हैं उनको समझो। जैसे मैंने कहा ये अगर एक 90 डिग्री, ये सिंबल होता है 90 डिग्री का। ये सिंबल का होता है 90 डिग्री। ये सिंबल का होता है 90 डिग्री का। अगर एक त्रिभुज में ये सिंबल होता है 90 डिग्री का और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अगर ये कोण मैं बता रहा, ऐसे बना लो कुछ भी, ये ए है, ये बी है और ये सी, तो ये डेफिनेटली त्रिभुज कैसा भी हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? हमेशा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कह दिया ये 90 का है, ये कितने का है, तो इसको और इसको जोड़ के 90 बैठेगा नहीं बैठेगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर मैं कह दूं ये 40 है तो ये कितना कहना पड़ेगा? 50।
अगर मैं कह दूं ये 60 है तो इसे कितना करना पड़ेगा 30। अगर मैं कह दूं ये 70 है तो ये कितना करना पड़ेगा 20। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये अकेला कितना है, तो इन दोनों को जोड़ के 90 चाहिए ना, इन दोनों को जोड़ के 90 चाहिए ना। कोई दिक्कत तो ना है, बैठ जाओ, आ जाएगी आवाज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे समझो। अब त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं और उन्हें 2 तरीके से पढ़ते हैं। जो ट्रायंगल होते हैं ना, जो ट्रायंगल होते हैं वो लाइन के आधार पर भी बनते हैं। जो भुजा होती है ना, लाइन कह लो चाहे साइड कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल के भी आधार बनते हैं। साइड के आधार बना लो तब भी 3 बनेंगे और एंगल के आधार बना लो तब भी 3 बनेंगे। लेकिन दोनों में अंतर है और दोनों तरीके से आना चाहिए। अगर एक त्रिभुज का मैं कह रहा हूं एक कोण जो है 90 डिग्री का है, कितने का है, 90 डिग्री का। क्या त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, 3। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल में कोण कितने होते हैं, चाहे ऐसा बना लो या ऐसा बना लो या ऐसा बना लो, ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। इसको कहते हैं न्यूनकोण त्रिभुज, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, इसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, 3 बोलते हैं। ये है न्यूनकोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये होता है राइट एंगल यानी कि समकोण, और ये होता है ऑब्ट्यूस यानी कि अधिक कोण, ये होता है ऑब्ट्यूस यानी कि अधिक कोण। इतनी बात क्लियर हुई। अब कब क्या होता है, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर एक कोण 90 हो गया, एक कोण 90 हो गया तो B प्लस C को भी जोड़ के 90 होना चाहिए। B प्लस C को भी जोड़ के कितना होना चाहिए, 90। क्या ऐसा हो सकता है B इकलौता 90 हो जाए, नहीं। ऐसा नहीं है कि आप उसकी जायदाद को हासिल कर लो, ऐसा नहीं कि C को 0 दे दो, ऐसा नहीं कि B को दे दो 90 और उसको दे दो 0, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही C का मान 1 डिग्री है, भले ही C का मान 1 डिग्री है, लेकिन C का मान 0 नहीं हो सकता ना, किसी भी एंगल का मान 0 नहीं हो सकता, किसी भी एंगल का मान 0 नहीं हो सकता। अगर ये एक्यूट एंगल है तो कोई भी कोण 90 का होगा, नहीं, कोई भी कोण 90 का होगा। अगर एक कोण 90 का, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर एक कोण 90 का है तो जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। एक कोण जो है वो 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, यानी कि मैं कह दूं कि एक कोण जो है 90 से ज़्यादा है, तो मेरी बात सुनो, एक कोण जो 90 से ज़्यादा है इसका मतलब 100 हो सकता है, हो सकता है। तो 90 से ज़्यादा है यानी कि वो अधिक कोण हो गया। कैसा हो गया, क्या एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल हो सकते हैं, क्या एक ट्रायंगल में 2 समकोण त्रिभुज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्योंकि आप बताओ कि अगर ये 90 हो गया तो इसको और इसको जोड़ के 90 चाहिए, क्या मैं इसको 90 कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। यानी कि एक कोण अगर 90 का है तो वो ट्रायंगल कैसे बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ऐसा हो सकता है एक ट्रायंगल में 2 कोण 90-90 के हो जाएं, जब 2 कोण नहीं हो सकते तो ऐसा हो सकता है कि एक ट्रायंगल में मतलब एक त्रिभुज में 2 कोण 90 से ऊपर के हो जाएं, नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, क्या कभी भी एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल हो सकते हैं, 2 समकोण बन सकते हैं, क्या 2 अधिक कोण बन सकते हैं, 90 से ऊपर का बन सकता है, नहीं बन सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे समबाहु त्रिभुज देखते हैं तो सब 60-60 के हो गए, कितने के हो गए, 60-60 के हो गए, कितने के हो गए, तो प्रत्येक कोण अगर 60-60 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का है तो कोई भी 90 का पहुंचा। अगर 90 कोई भी एक एंगल 90 का हो जाता तो ये कैसा हो जाता, समकोण त्रिभुज। अगर कोई भी एंगल एक 90 से ज़्यादा का हो जाता, कैसा, अधिक कोण, कैसा हो जाता, अधिक कोण। और अगर कोई भी 90 नहीं पहुंचा तो यह न्यून कोण, ये कैसा है, न्यून कोण। क्लियर हुआ। मैं अभी आपको फिर से समझाऊंगा, आप चिंता ना करें, बस दिमाग लगा कर सोचते रहें मेरी बातों को, आपको याद यहीं करा दूंगा मैं, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि अगर एक कोण 90 का है तो जो त्रिभुज बनेगा वो राइट एंगल त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या ऐसा हो सकता है ए भी 90 का है और बी भी 90 का कर दो, नहीं हो सकता। ऐसा जरूर होगा कि बी प्लस सी जोड़ के 90 होगा तो ये राइट एंगल बन जाएगा। अगर एक कोण 100 हो जाए यानी कि 90 से ज़्यादा हो जाए, कितना हो जाए, 100 यानी कि 90 से, इसका भी लोगों को सिंबल समझ नहीं आता भाई, जिसके तरफ एक मुंह वो छोटा और जिसके तरफ 2 मुंह वो। तो आप बताओ कि जैसे मैंने कह दिया जाए कि A इज ग्रेटर देन B, तो इसका मतलब क्या है, A बड़ा है B से। भूल जाओ तो ये समझना बिल्कुल देसी तरीका कि A की तरफ मुंह कितने हैं,
जिसका एक मुंह वो छोटा, जिसके दो मुंह वो बड़ा, सीधी बात है। ठीक है, तो बी, अगर मैंने कह दिया कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो बड़ा कौन है? बी। कौन बड़ा है? अगर लिखा है कि ए इज लेस देन बी, तो कौन बड़ा है? बी। बी, यानी कि आप ये ध्यान रखो कि जिसकी तरफ दो मुंह वो बड़ा और जिसकी तरफ एक मुंह वो छोटा। कोई तकलीफ? ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक त्रिभुज में दो 90-90 के एंगल बन जाए? नहीं बन सकते। तो क्या दो 90 से ऊपर के बन सकते हैं? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते ना। अगर एक 100 का बन गया, कितने का बन गया? तो अब कोई 90 का बन सकता है? नहीं बन सकता है। यानी कि अधिक कोण एक ही हो सकता है, यानी कि 90 से ज़्यादा, और 90 भी एक ही हो सकता है। अगर एक ट्रायंगल में, एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल या एक त्रिभुज में एक कोण 90 का है, तो इसे कैसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर एक 90 से ज़्यादा हो जाए, एक 90 से ज़्यादा हो जाए, तो वो ऑब्ट्यूज बनता है, क्योंकि देखो 90 का यहाँ बनता है, 90 का यहाँ। जैसे मैं की बात करूँ कि 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। अगर तुम इधर आओगे तो 90 से छोटा होता रहेगा, और इधर जाओगे तो 90 से बड़ा। इसीलिए जो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है वो ऐसा बनता है, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। यानी कि ये 90 से ज़्यादा का हो गया, ये 90 से ज़्यादा का होगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर एक कोण 90 का हो जाए तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? राइट एंगल। अगर एक कोण 90 से ज़्यादा का हो जाए, यानी कि मान लो 100 हो जाए, तो कैसा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। तो कैसा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। और एक कोई भी एंगल 90 का भी नहीं है, और कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा का भी नहीं है, तो सब एंगल 90 से कम के होंगे। और सब एंगल अगर 90 से कम होंगे तो वो ट्रायंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण होगा। कैसा होगा? न्यून कोण होगा। कैसा होगा? न्यून कोण। इतनी बात समझ में आई? चलो लौट के चलते हैं। पॉइंट क्या होता है? ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, कुछ भी ना हो, पॉइंट से मिलके क्या बनता है? लाइन। कितने प्रकार की? स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। कोई दिक्कत? ठीक है, हम कौन सी लाइन पढ़ेंगे? जो लाइन होती है एक डायरेक्शन में चलती है, दोनों डायरेक्शन में? दोनों डायरेक्शन में चलती है। लाइन का छोटा सा टुकड़ा काट के बाहर निकाल लिया है तो उसका लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेज क्या होती है? जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, एक पॉइंट फिक्स हो। याद कैसे रहेगा? सूरज 8 मिनट 16 सेकंड में सूरज से किरणें कहाँ आती हैं? धरती पे आती हैं। आती ही नहीं आती? तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है। अब मेरी बात को सुनो, लेकिन हम कभी नहीं होते, रेखा आ रही है, किरण आ रही है। सही है, सही है ना? और तुम डायलॉग से भी याद रख सकते हो। किरण बेदी अपने आप में एक खतरनाक पर्सनैलिटी है, किरण रिजिजू अपने आप में एक खतरनाक पर्सनैलिटी है। समझ में आया? और रेखा अपने आप में एक अलग है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। दो लाइनें, अब लाइन से दो चीज़ें काम किया। दो लाइनें मिलके या तो इंटरसेक्ट करेंगी या कंकरेंट लाइन बनेंगी। दो लाइनें अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो दो से ज़्यादा लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं तो कंकरेंट लाइन यानी कि समवर्ती रेखाएं। दो लाइनें पैरेलल हैं, समान, और दो लाइनें अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं काटेंगी। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं और नॉन कोलिनियर। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हमने पढ़ा एंगल, ट्रायंगल। तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर एक कोण 90 का हो गया, एक कितने का हो गया? तो ये हो गया राइट एंगल और ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये बना देंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक कोण कितने का होता है? अगर मैं कह दूं एक कोण 90 से ज़्यादा का हो गया, एक कोण कितना हो गया? जैसे ए है वो कितना हो गया? 100, तो ये हो गया अधिक कोण। ये क्या हो गया? अधिक कोण। अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, त्रिभुज कह लो। सही है। और ना कोई कोण 90 का है, ना कोई 90 से ज़्यादा का है, तो सीधी सी बात है 90 से कम होंगे। तो तीनों कोण कैसे होंगे? 90 से। और तीनों कोण अगर 90 से कम है तो इसे कहते हैं न्यून कोण। इसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, और ट्रायंगल मत लिखा करो, सिंबल बना दिया करो। क्वाड्रेटर नहीं लिखेंगे, पैरेलल नहीं लिखेंगे। जैसे लिखते हैं ए और बी पैरेलल है तो पैरेलल का सिंबल लगा देंगे। परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे, तो ए परपेंडिकुलर बी। दिस इज टर्म ऑफ मैथ्स। ऐसा नहीं कि पूरा ट्रायंगल लिख रहे हैं, पैरेलल लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, नहीं, क्वाड्रेटर लिख रहे हैं। क्वाड्रेटर बना दो, क्या दिक्कत है भाई? हम पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता क्वाड्रेटर क्या होता है, फालतू में लिखते हैं। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3। त्रिभुज कितने प्रकार के? अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 से ज़्यादा का होगा ही होगा।
समकोण त्रिभुज में एक 90 का होगा ही होगा, और अधिक न्यून कोण में कोई भी 90 या 90 से ज़्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हुए अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण एंगल के आधार पर, एंगल के। अब बात करते हैं साइड के आधार पर, अब बात करते हैं साइड। ट्रायंगल होते हैं 3, ट्रायंगल होते कितने हैं? 3, लेकिन 2 प्रकार से बन सकते हैं, साइड्स के आधार पर भी और एंगल के भी आधार। अभी हमने क्या पढ़ा था? एंगल के आधार। जब एंगल पढ़ा है तो मैं 2 चीज़ और यहीं पे ऐड कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कोटि पूरक और संपूरक, कोटि पूरक और संपूरक। इसको भी जरा एंगल में ही निपटा लेते हैं, ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एंगल, ट्रायंगल जो होते हैं वो एंगल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रायंगल 2 प्रकार से होते हैं। ट्रायंगल कितने प्रकार के? ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के? लाइन के साइड के आधार पे भी होते हैं और एंगल। अभी हमने क्या पढ़ा था? एंगल के आधार पर। मेरी बात को सुनना, जैसे ट्रायंगल 2 प्रकार के होते हैं, साइड के आधार पर और एंगल के आधार पर होते हैं। एंगल के आधार पर कितने होते हैं? 3। सबसे पहले एक्यूट न्यून कोण, फिर राइट और फिर ऑब्ट्यूस, ये होता है। अब इस पे भी 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है। इसको भी 3 प्रकार के होते हैं, इनको भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग जब एंगल पढ़ा है ना, तो एंगल की 2 बातें और निपटा लो लगे हाथों। क्या निपटाना है? मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर a प्लस बी 80-90 डिग्री हो, कितना हो? 90, तो इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कोटि पूरक कोण। अगर a प्लस बी 90 है तो इन्हें क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण। अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कोण एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई दिक्कत? यानी कि अगर a प्लस बी 2 कोणों का योग 90 है, 2 कोणों का योग कितना है? 90 है। अगर 2 कोणों का योग 90 है तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। 2 कोणों का योग कितना है? 90 है, तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं, और कोटि पूरक कोण को अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर मैं कह दूं कि a और b कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर मैंने कह दिया a, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं कह दिया a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने कह दिया कि a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री, a और b कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, और जो a है वो 30 डिग्री है, तो आप बताएं कि b कितना होगा? 60 होगा। ये अपने आप दिमाग में आना चाहिए कि a और b का जो योग होता है वो कितना होता है? 90। कब? कॉम्प्लीमेंट, यानी कि a और b कोटि पूरक कोण तभी होंगे जब इनका योग कितना हो? 90। जब इनका योग कितना हो, यानी a प्लस बी बराबर 90 है, तो ये कोटि पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति नहीं है ना? ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है उस बात को सुनो। मैंने कह दिया कि x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री, x इज 50 देन y 40। मैंने कह दिया कि x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब x और y कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि कोटि पूरक कोण है। और अगर x मेरा 50 है तो y कितना हो जाएगा? इस बात को याद रखोगे। कोटि पूरक और संपूरक, कोटि पूरक कोणों का योग होता है 90 और संपूरक कोणों का योग होता है 180। अगर a प्लस बी बराबर 180 है, देन a एंड b आर सप्लीमेंट्री। अगर a और b का योग 90 है तो इन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं, अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और a अगर 30 का है तो b 60 का होगा, a 60 का है तो b 30 का होगा, a 50 का है तो b 40 का होगा, a 60 का है तो ये 30 का होगा। यानी कि a प्लस b का मान 90 है, तब हम ये कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और कह दिया जाए कि a और b कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तब तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये इनका योग कितना होगा? 90। अगर a प्लस बी का योग 180 हो तो इन्हें संपूरक कोण कहते हैं, और इन्हें सप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में कहते हैं। अब बात वही रहेगी कि अगर a एंड b, मैंने कह दिया x एंड y आर सप्लीमेंट्री, कैसे हैं? सप्लीमेंट्री हैं। x 50 है तो y 130 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्लियर हुआ। 2 कोणों का योग अगर 90 है तो वो कोण कैसे होंगे? कोटि पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और 2 कोणों का योग 180 है तो कोण कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण होंगे। अगर एक कोण दिया होगा, क्या दूसरा कोण बता देंगे? दूसरा कोण दिया है तो पहला कोण बता देंगे। मेरी बात को सुनो, मैंने कह दिया कि a और b कोटि पूरक कोण हैं। a और b कितने हैं? a 40 का है तो b कितने का होगा?
50 का हो। ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ए और बी सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण हैं, ए और बी सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण हैं। ए 40 का है तो बी कितने का होगा? 140। कोटि पूरक का मतलब है उनका योग कितना हो? 90। और अगर उनका संपूरक है तो योग कितना होगा? एक कोण पता है तो दूसरा कोण बता देंगे हैं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इतनी बात क्लियर हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आए? अगर एक कोण 90 का डिग्री का है तो ट्रायंगल कैसा होगा? एक कोण राइट एंगल, बाहर आओ, कॉम्प्लीमेंट्री से बाहर आओ, ठीक है। अगर एक कोण 90 का है तो एक कोण 100 का हो जाए तो ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण कैसा बनेगा? यानी अगर 90.1 का भी बन जाए, अगर कोई किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90.1 का भी हो गया ना तो त्रिभुज बनेगा, वो कैसा बनेगा? ऑब्ट्यूस, यानी कि अधिक कोण, यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण कैसा होता है दिखने में? ऐसा, ठीक है। और एक कोण अगर 90 का है तो इन्हें राइट एंगल बनेगा। कैसा बनेगा? अब कोई एंगल ना तो 90 का है और ना 90 से, तो क्या होगा? तो सभी 90 से कम होंगे और सभी 90 से, और अगर सभी 90 से कम है तो क्या बनेगा? एक्यूट न्यून कोण त्रिभुज। कैसा बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है? अब हमने दो चीज़ और पढ़ी, कोटि पूरक और संपूरक। कोटि पूरक कोणों का योग 90, कोटि पूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग 180। अगर कोटि पूरक का एक पता है तो दूसरा बता दोगे, और संपूरक का एक पता है तो दूसरा बता देंगे। इतनी बात तैयार हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम साइड के आधार पे। किसके आधार पे? साइड के आधार पे। समझो, साइड के आधार पे ट्रायंगल दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे बनते हैं? साइड के आधार पर और एंगल के आधार पे। अभी हमने काय के आधार बनाया था, अब काय के आधार बनाएंगे? साइड के आधार पे बनाएंगे। समझो कैसे बनाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं अब से एक बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है कि साइड भुजा, क्या? साइड भुजा। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर। तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। देखो यहाँ पर एक सिंबल होता है जब हम पढ़ते हैं, तो हमने कह दिया ये और इसके बराबर, तो सिंबल लगा दिया, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ऐसा सिंबल ऐसा लगा दिया तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। जैसे एक जैसे सिंबल होते हैं वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये अकेली है और ये दोनों बराबर हैं। मैंने ऐसा कर दिया तो अब ये दोनों बराबर हो गई, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे कर दिया तो तीनों बराबर हो गई, तो कैसी हो गई? तीनों बराबर हो गई, ठीक है। मैंने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों। मैंने ऐसा कर दिया तो ये अकेले पड़ गई, और ऐसा कर दिया तो सिंबल का मतलब नोटेशन। ऐसा नहीं कि लिखना पड़ता है, लिखेंगे नहीं। और हम जब पढ़ेंगे ज्योमेट्री को तो हम ABCD को नहीं मानते, फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन करना चालू। ABCD नहीं लिखने से कोई फायदा नहीं, उससे लिखोगे जितना ABCD लिखोगे उतना कंफ्यूज होगे। आपकी प्रॉपर्टी अच्छे से तैयार होनी चाहिए, आपको चिंता नहीं होगी, ठीक है। और जो लोग सोचते हैं ना कि एडवांस के बिना सिलेक्शन ले लेंगे, वो सोचते रह जाएंगे। एडवांस के बिना सिलेक्शन नहीं ले सकते, एडवांस के बिना। बहुत ज़रूरी है एडवांस पढ़ना, लेकिन लोग नहीं पढ़ते हैं, फिर कहते हैं, रोना रोते हैं बैठ के, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, ये अरे सब कुछ हो रहा है। एक आध सीट तो बच रही है। हम कह रहे हैं सारी सीटें बिक गई, एक आध सीट तो बचती होगी, ले लो सिलेक्शन में। लब्बे तब भी ले रहे हैं ना लोग सिलेक्शन तो तब भी ले रहे हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे नहीं। एडवांस पढ़ते ही उनको हालत ख़राब हो जाती है, अरे एडवांस मत पढ़। खुद को एडवांस बनाना चाहते हो, एडवांस पढ़ोगे नहीं। जैसी श्रेणी में हम लोग जी रहे हैं, अगर उससे ऊपर उठना है तो अपने आप को एडवांस बनाना चाह रहे हैं ना। हम अपने आप को क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को एडवांस बनाना चाह रहे हैं, मतलब अपने लेवल से थोड़ा ऊपर उठना चाह रहे हैं। तो एडवांस क्यों नहीं पढ़ोगे भाई? ये बहुत जरूरी है। लेकिन लोग कहते हैं टफ है, मुझे नहीं लगता, मुझे तो सबसे आसान लगता है एडवांस, सबसे आसान। क्योंकि क्वेश्चन टफ बन ही नहीं सकता। क्वेश्चन बनेगा तो प्रॉपर्टी के आधार पर, वो प्रॉपर्टी हमको पता है। लेकिन अर्थमेटिक में एग्जामिनर का जैसा मन करेगा वैसा क्वेश्चन बना देगा। कभी भी एडवांस का क्वेश्चन टफ नहीं होता है। क्वेश्चन टफ होता है तो अर्थमेटिक का, लेकिन अर्थमेटिक के वो आसान आसान सवाल कर लेते हैं, फिर लगता है कि अर्थमेटिक आसान है। अगर उलझोगे अर्थमेटिक में, एडवांस में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बन नहीं सकती। अरे सिलेंडर का आयतन पूछा है तो सिलेंडर के आयतन में से एक पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो आयतन में से वॉल्यूम बराबर क्या होता है? बी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। उसकी मजबूरी है, अगर बी पूछेगा तो आर एच दोनों देगा, और आर और एच देगा तो बी पूछेगा, या बी देगा और आर देगा तो एच पूछेगा। पाई का मान तो 22/7 होता है, लेकिन इन तीन चीज में से दो चीज का मान देगा ही देगा, एक निकाल देंगे, आसान है। लेकिन अर्थमेटिक कभी कुछ नहीं कहता है, जो मन करता है घुमा देता है क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन लोग डरते रहते हैं, डरने दो, डरने वालों को कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा कि एक मैं त्रिभुज बना रहा, मैं क्या बना रहा? त्रिभुज। मैंने एक त्रिभुज बनाया और मैंने कह दिया कि ए एंड बी आर स्मॉल साइड। ए और बी कैसी भुजाएं हैं? छोटी भुजाएं हैं।
और सी कैसी है, ग्रेटर। सी कैसी है, इसका मतलब है कि तीन भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं, जो ए और बी छोटी हैं और सी कैसी है, बड़ी। तो यहाँ पर तीन प्रकार के बन सकते हैं। अगर जो सी का स्क्वायर है, जो सी का स्क्वायर है वो ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी होगी। अगर ये ए है और ये बी है तभी ये सी होता है। और हमने पढ़ा है कि अगर ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसमें 90 का होता नहीं होता है, होता है। तो यानी कि अगर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अगर सी का स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से दिमाग में ला सकते हैं कि अगर सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर बी के स्क्वायर के बराबर है तो ये कोण 90 का होता है, 90 का होता है, 90 का होता है। तो मैं कह सकता हूँ अगर सी का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर है तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और अगर सी का स्क्वायर बड़ा है किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज बनेगा, बड़ा है तो ऑब्ट्यूज बनेगा। और सी का स्क्वायर छोटा है कैसे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से, तो ये बनेगा तो ये कैसा बनेगा, एक्यूट। इंक डाल दो। तो कैसा बनेगा, एक्यूट। क्लियर हुआ तीन बातें। मेरी बात को फिर से ध्यान से समझेंगे कि भैया मैंने क्या कह दिया, ए और बी स्मॉल साइड्स हैं, छोटी भुजाएं हैं, और सी कैसी है, बड़ी। सी कैसी है, अब यहाँ पर तीन कंडीशन बन रही है। कितनी कंडीशन बन रही है, तीन कंडीशन। अगर जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है तो जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल। मैं लिखूंगा नहीं राइट एंगल ट्रायंगल और आप भी नहीं लिखेंगे, चीज़ों को समझने। ये लिख गया राइट एंगल ट्रायंगल, बनना लेकिन कितना बड़ा हो गया, राइट RIGHT फिर ट्रायंगल। मर जाओ करते करते, समझ नहीं लिखा ये, उससे ये भी हो गया, समझ में भी आ रहा है हमारे। ठीक है, अगर सी का स्क्वायर है वो ग्रेटर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तो ये बनता है ऑब्ट्यूज। तो ये कैसे बनता है, यानी कि अधिक कोण, यानी कि अधिक कोण। और अगर सी का स्क्वायर वो छोटा है, सी का जो स्क्वायर है, तीसरी जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर छोटा है कैसे, छोटी वाली भुजाओं के योग से, तो क्या होगा, ये न्यून कोण बनेगा। हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। क्लियर हुआ। तो तीन प्रकार से बन सकते हैं एंगल के आधार पे और तीन प्रकार से बन सकते हैं साइड्स के आधार पे। इतनी बातें क्लियर हैं। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन और बनते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को भी समझ लो। मेरी बात को ध्यान से समझो। मेरे पास कुछ था, साइड एंगल ट्रायंगल सब कहाँ फेंक दिए गए। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा। देखो इसको देखो, मैंने कहा कि ये दो साइड्स हैं, ये ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल ऐसे करके बनेगा। ये ट्रायंगल बन गया, बन गया ट्रायंगल, बन गया। ये वाली सबसे बड़ी भुजा है, ये वाली सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का योग दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर मान लिया तो ऐसे तो होगा। अगर बड़ी भुजा का योग, बड़ी भुजा नीचे वाली है, ये है बड़ी भुजा का योग छोटी भुजाओं के योग के बराबर है तो क्या ट्रायंगल बन सकता है। लो, अरे कहाँ बन पा रहा है, सोचो। अगर बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजाओं के योग के बराबर है तो मैं बराबर ऐसी तो है कि आप ट्रायंगल बना पाओगे, जगह कम ना पड़ रही, कम ना पड़ रही। यानी कि एक बात समझ में आ गई कि अगर एक ट्रायंगल बनाना है तो छोटी भुजाओं का योग, अभी तो ट्रायंगल बनना है, अभी तो ट्रायंगल बनना है, छोटी भुजाओं का बड़ी भुजा से बड़ा होता है। छोटी भुजाओं का योग, इन दोनों को जोड़ो, देखो यहां तक पहुंच गई कहानी, पहुंच गई। छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बन सकता। एक क्वेश्चन आता है आपसे थ्योरी बेस में, देख लो मैंने बराबरी कर दिया, छोटा तो चलो छोड़ो, मैंने बराबर कर दिया, छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर कर दिया, बनाओ ट्रायंगल, बनाओ। नहीं बनना ना, कब बनना है, ऐसे बनना है, बनना है ना। इसका मतलब समझ रहे हो, छोटी भुजाओं का योग छोटी भुजाओं का बड़ी भुजा से ज्यादा होना तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्लियर बात। अब दूसरा घुमा के पूछता है, घुमा के पूछेगा बड़ी भुजाओं का अंतर, बड़ी भुजाओं का छोटी भुजा से छोटा होना चाहिए। अब ये क्या दिक्कत है, जब बात तो समझ में आ गई, बहुत समझा मैं तुम्हें। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, लेकिन चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी, ढंग से सुनते रहोगे और एक बार घर पे जाके नोट्स पढ़ लोगे तो।
लेकिन नोट्स पढ़ना जरूरी है। नोट्स मिलेंगे कहाँ पे? आपको ग्रुप में डाल दूंगा, और जो लोग क्लास देखेंगे ऑनलाइन उन्हें क्या मिल जाएगा? टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। बस खत्म। जिसको पढ़ना है पढ़ लेगा, नहीं पढ़ना है भटकता रहे। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक ट्रायंगल आपने जरूर सुना होगा, 3 4 5 का ट्रायंगल। ये 3 और ये 4, ये 5 राइट एंगल बस तो सुना ही होगा। जहाँ ना सुना है तो तुमने पढ़ना ही बेकार है, तुम तो मट्टी पलीत कर दी। सुना ही, अगर ये चीज ना सुना है 3 4 5 के, ये तो सुना ही होगा। ठीक है, तो यहां से देख लो, दिमाग में लगा लो कि बड़ी छोटी भुजाओं का योग, छोटी भुजाओं का क्या बड़ी भुजा से बड़ा है? तभी तो ट्रायंगल बना। छोटी भुजा कौन सी? 3 4। छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है। और बड़ी भुजाओं का अंतर, बड़ी भुजाओं का अंतर छोटा है छोटी भुजा से। बड़ी भुजाओं का अंतर कितना है? देखो ये 7 हो गया नहीं हो गया? तो 7 बड़ा है 5 से, इनका अंतर कितना है? 1। छोटा है किससे? 3 से। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं और बंदा उलझ जाता है। मैं बताऊं क्या करना? जब भी उलझ जाओ, 3 4 5 तो नहीं भूल सकते, और ये भी भूल गए तो आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, बरेली वाले से काम नहीं चलेगा। हाँ, कंपटीशन की तैयारी करके 3 4 5 का ट्रिपलेट भूल गए तो आगरा वाले मेंटल हॉस्पिटल सबसे बड़ा है जो, वहाँ जाना पड़ेगा आपको। बरेली कॉलेज के जो पीछे है मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ से काम आपका नहीं चल पाएगा। तो समझ ले, ये जब भी भूल जाओ तुरंत बनाना 3 4 5, और जैसा क्वेश्चन कहे उसके हिसाब से कहे बना लेना, भूलोगे कभी जिंदगी नहीं। फिलहाल मैंने आपको समझा भी दिया कि देखो कि छोटी भुजाएं हैं, अगर छोटी बड़ी भुजा उनके बराबर कर दो, बड़ी भुजा इसके बराबर, तो बराबर करने का मतलब यही तो रखेंगे, इतना ही। अभी तो बराबर है। अगर ऐसा है तो क्या ट्रायंगल बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है ना। कब बनेगा? ऐसे बन जाएगा। लेकिन जब ऐसे ट्रायंगल बनना है तो क्या हो रहा है? छोटी भुजाओं का योग, छोटी भुजाओं का बड़ी भुजा से ज्यादा हो रहा है, ये वाली बात। और अगर चीज समझ नहीं आ रही है, दूसरे तरीके से ऐसे पूछेगा, बड़ी भुजाओं का अंतर, बड़ी भुजा का छोटी भुजा से छोटा होता है। दोनों बातें भूल जाओ, ये ना भूलोगे। अब ये भूल जाओ तो तुम अभी चले जाओ कहाँ? आगरा, ताजमहल देखने नहीं, मेंटल हॉस्पिटल। इतनी बातें क्लियर हो गई। मैं अब फिर से आऊँगा कहाँ पर? ट्रायंगल पे। समझो, पूरा रिवाज करें। पहले ट्रायंगल एक बार रिवाज करेंगे, फिर पूरा करेंगे। पहले एक बार ट्रायंगल, फिर पूरा। ट्रायंगल हमने पढ़े थे, मैंने लिख दिया ट्रायंगल, दिस इज लिखा है, क्या लिखा है? ये ट्रायंगल लिखा है। ठीक है, हाँ जा सकते हो आप लोग। ठीक, ये ट्रायंगल लिखा है। अब ट्रायंगल 2 प्रकार से बन सकते हैं, साइड के आधार पर और एंगल के आधार पर। बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं? साइड के आधार पर भी कितने प्रकार के, और एंगल के आधार पर भी कितने प्रकार के? 3। यहां पर कंडीशन थी, अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है तो ट्रायंगल कैसा बनता है? राइट, कैसा बनता है? और बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा होता है छोटी भुजाओं के स्क्वायर से, तो कैसा बनता है? ऑब्ट्यूस, यानी कि अधिक कोण। क्या बनता है? अधिक कोण। और अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा होता है छोटी भुजाओं के योग से तो बनता है एक्यूट एंगल। तो कैसा बनता है? अगर एक कोण 90 का हो तो बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, और एक कोण 90 से ज़्यादा का हो, 90 प्लस, चाहे 90.1 हो, ये भी हो सकता है 90.0000, अरे 0 बनना 0.0000 ये भी बड़ा है। ये ऑब्ट्यूस बनेगा, ये ऑब्ट्यूस बनेगा, ऑब्ट्यूस बनेगा, ये अधिक कोण बनेगा। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। सही है। और एक कोण ना तो 90 है ना 90 से ज़्यादा, ना 90 है ना 90 से ज़्यादा, यानी कि कितना है? 90 से कम। तो कैसे बनेगा? क्लियर हुआ? ये तो पढ़ा था। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? जिनका सम कितना हो? समपूरक कोण क्या होते हैं? जिनका सम कितना हो? 180 हो। कोटि पूरक कोणों का योग 90 होता है और समपूरक कोणों का योग 180 होता है। हम चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से और इसको करते हैं क्लोज, सारा सब कुछ पढ़ के। सही है, सब कुछ पढ़ के आते हैं। सबसे पहले पढ़ा था पॉइंट। पॉइंट एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना लंबाई होती है ना ऊंचाई होती है ना त्रिज्या होती है, कुछ भी नहीं होता, यानी कि उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो वो क्या कहलाता है? पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं? बहुत सारे पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं? लाइन 2 प्रकार की होती हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। हमने कौन सी पढ़ी थी? स्ट्रेट लाइन। हमने कौन सी पढ़ी थी? स्ट्रेट लाइन। ये दिक्कत है, क्लियर हो गया ये? ठीक है। लाइन का कैरेक्टर कैसा होता है? लूज। क्यों? वो दोनों डायरेक्शन चल सकती है।
याद कहाँ रखेंगे? बॉलीवुड से। याद कहाँ से रखेंगे? बॉलीवुड से, क्योंकि 2-3 शादी कर रहे हो तो कैसे? सही ऐसे ही है का? गलत है ना? गलत है। हम तो याद हो गया हमें, अरे हमें क्या करना, तुम 4 कर लो, 8 कर लो, 50 कर लो, हमको क्या मतलब? हमारा तो कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, क्योंकि रेखा और किरण 2 आ रही थी, एक होती तो याद कर लेते, अब 2 कहाँ से याद करें? तो हमने कह दिया रेखा कैरेक्टर याद हो गया, बात खत्म। किरण बेटी, भाई खतरनाक पर्सनैलिटी, 2 शादी की बात कर रहे हो खतरनाक आदमी बात कर रहे हो, ठीक है। उनके उसका एक पॉइंट फिक्स है और रेखा कोई पॉइंट फिक्स नहीं है। लाइन का यानी कि जो लाइन होती है, रेखा होती है, इसका छोटा सा खंड काट लिया तो उसे रेखा खंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट। पॉइंट्स 2 प्रकार के होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स और एक ही लाइन में है तो कोलिनियर, तितर बितर है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ये वाला हमारी बात क्लियर हो गई थी। अब हमने कहा था ये लाइन है, ये क्या क्या कांड करती हैं। अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और 2 या 2 से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को काटती हैं किसी एक पॉइंट पे तो कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई थी। अब हमने देखा था पैरेलल लाइन्स। पैरेलल को हम हिंदी में कहते हैं समांतर। समांतर का संधि विच्छेद करो तो समान अंतर। 2 लाइन अगर समान अंतर पर हैं, 2 लाइन कैसी हैं? समान अंतर पर हैं, तो उनके बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा और वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल्स लाइन। अगर वो पैरेलल्स नहीं है तो वो नॉन पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल नहीं है तो कौन सी होंगी? और नॉन पैरेलल लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी जरूर, क्योंकि लाइन रुकती जे तुम सोचो ऐसे करके, अरे ना भैया जे इंटरसेक्ट ना करेंगी, जरूर करेंगी। जे देखो बड़ी तिरछी जा रही है, क्योंकि इनका अंतर देखो गड़बड़ है लाइन यहीं थोड़ी रुक जाएगी, वो तो चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई थी हमारी, इतनी बात क्लियर हो गई थी हमारी। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए और ये भी वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे कहाँ बढ़ते हैं? ये वाला निपटा लिया, अब ट्रायंगल क्या आता है। ट्रायंगल से पहले जब हमने निपटाया था तो ट्रायंगल 2 प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल कितने प्रकार? एक साइड्स के आधार पर बन सकते हैं और दूसरा एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर भी 3 बनते हैं और साइड्स के आधार पर भी 3। अगर किसी ट्रायंगल का एक कोण 90 है तो कैसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? एक कोण अगर 90 से ज़्यादा हो गया, अधिक कोण बनेगा, ऑब्ट्यूस बोलते हैं। और एक कोण कोई भी कोण ना तो 90 है और ना 90 से ज़्यादा है, तो वो कैसा होगा? 90 से कम, 90 से कम, और 90 से कम है तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो उसे क्या बोलते हैं? इतनी बात क्लियर हो गई, एक्यूट एंगल। अब चलते हैं साइड्स के आधार पे, लेकिन साइड से थोड़ा सा पहले हम रुकेंगे कोटि पूरक और संपूरक। कोटि पूरक कोणों का योग 90 होता है और संपूरक कोणों का योग, अगर एक मैंने कहा ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ए इज 40 देन बी इज 50, क्योंकि ए प्लस बी कितना 90, और ए एंड बी का योग 180 है, यानी कि तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो कैसे होंगे? सप्लीमेंट। ए अगर 50 है तो बी 130, 130 होगा, ठीक है। यहाँ खत्म हो गई थी बात। अब हमने साइड्स के आधार पे की थी। क्या के आधार पे? साइड्स के आधार पर। सबसे पहले हमने पाइथागोरस का यूज किया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और हमने अगर सी क्या मानी थी? सबसे बड़ी भुजा। सी क्या मानी थी? अगर सी का यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी वाली भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है, देन राइट एंगल। और सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर से ज़्यादा है तो अधिक कोण, और सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी वाली भुजाओं के स्क्वायर से छोटा है तो एक्यूट एंगल। अब हमने वहाँ पर 2 कांड और हुए थे, उस बात को भी समझेंगे। बात ये थी कि सबसे बड़ी भुजा छोटी वाली भुजाओं के योग से कम होती है। ऐसे दूसरी बोलो, छोटी वाली भुजाओं का योग बड़ी भुजा से ज़्यादा होता है। छोटी वाली भुजाओं का योग बड़ी भुजा से ज़्यादा होता है, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इसको मैंने बना के दिखा दिया। और दूसरी बात क्या थी? बड़ी भुजाओं का छोटी वाली भुजाओं के अंतर से छोटा होता है, तब ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी इतनी बातें तैयार हो गई तो ट्रायंगल में 5 पॉइंट होते हैं और वो 5 पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने पड़ेंगे और आपकी ज्योमेट्री नस्ते नाबूद खत्म। वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ। पहला जो पॉइंट होता है सेंट्रॉइड कहते हैं। हिंदी में इसको केंद्रक कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है वो ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। हिंदी में क्या कहते हैं? और तीसरा पॉइंट होता है सरकम सेंटर। समझ में आया? इसको कहते हैं परिकेंद्र। इसको क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। और फिर होता है चौथा इन सेंटर, और 5वां जो होता है एक्स सेंटर, अंतः केंद्र और बहिष्केंद्र।
ये 5 पॉइंट। ये कैसे बनेगा मीडियन से, ये कैसे बनेगा एल्टीट्यूड से, ये कैसे बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ये इंसेंटर और ये एक्सेंटर। तो बहुत आसान है, इन पे क्या काम करेंगे। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ भाई लाइन है तो लाइन का कैरेक्टर दिमाग में आ जाए, लाइन दोनों तरफ चलती है, रेखा एक तरफ चलती है। अब पॉइंट्स ही आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा भाई ए कॉम्प्लीमेंट्री 40 का है तो बी कितना का 50 का होगा, आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि ए 40 और बी 50 कैसे होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन चीज़ों को समझना है हमें कि ए 40 का बी 50 का कैसे कैसे कोड हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, तो आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी, उसको ही निपट लो। देखो उसको भी समझो कैसे। यहाँ पर दो प्रकार शीर्षभूमि कोड, एकांतर कोड, बहुत दुनिया भर के कोड होते हैं। मैं आपसे कह रहा याद मत करो, मैं आपसे कह रहा याद मत करो, याद अपने आप हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मैंने कह दिया कि ए एंड बी कैसी है पैरेलल, और सी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसने इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और गारंटी के तौर पे आप याद करने बैठ गए एकांतर शीर्षभुमुख तो तुम्हारा भुमुख निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, याद नहीं होगा। दुनिया भर के एकांतर कोड होते हैं, याद अपने आप हो जाएंगे। चीज़ों को समझ लो। अगर मैंने कह दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एक छोटा सा ट्रिक है कि तीसरा कोड बराबर होता है। तीसरा कोड बराबर कहीं से भी चले जाओ, लेकिन जाना रास्ते से। जाना किसी के घर जाना है तो रास्ते जाओगे, और बेरास्ते जाओगे तो पीटे जाओगे। ठीक है, तो मैंने कहा ए और सी बराबर होंगे, ए और सी, ई और एच, एफ और बी भी बराबर होंगे। तीसरा है देखो, पहला एक छोड़ के पकड़ो, इससे आओगे तो इसको चलो, यहां से लोगे तो पहला छोड़ के दूसरा पकड़ो। अब कैसे बराबर होंगे इस पर मैं काम करूंगा। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको यहां पर बना लूं थोड़ा सा और आगे ऐसे करके। ये कोड क्या 90 का दिख रहा है आपको? देखो मेरी बात को सुन लो, ये कोड 0 का है, जैसे ये कोड 90 का होता है, ये कोड 180 का होता है, ये कोड 270 का होता है, और ये पूरा घूम जाए तो 360 का होता है, नहीं होता है। ये कोड होता है, ये 180 का होता है। अगर मैंने कह दिया ए और बी तो ए प्लस बी का सम कितना होगा? 180। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये कोड कितने का है? 90 का। अगर मैं इसको बांट दूं तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, नहीं हो गए? क्योंकि ए प्लस बी का सम कितना होगा? अगर मैंने कह दिया यहां पर ऐसे अगर कर दिया ए और बी तो ए प्लस बी का सम कितना हो गया? 100। तो ये सप्लीमेंट्री हो गए, नहीं हो गए? मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वाला जो कोड है वो 90 का है, पूरा इतना 90 का है। अगर मैंने इसको बांट दिया है, इसको कह दिया जाए बी और सी, तो बी प्लस सी का सम 90 होगा, नहीं होगा? बी प्लस सी का सम 90 होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अगर ये लाइन है इस पर 180 का होता है, मैंने ऐसे अगर काट दिया, इसको सी, इसको डी और सी कह दिया जाए, तो क्या डी प्लस सी 180 होगा, नहीं होगा? तो ये अपने आप सप्लीमेंट्री हो गए, नहीं हो गए? हो गए, नहीं हो गए? अब इसी का यूज करना है, कैसे करना है इसको देखो। बात ये थी कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री समझ के आ गए ना, दोबारा भी समझा दिया मैंने। बात ये कह रहा हूं कि भैया जे कोड होता है 90 का, होता है, होता है, नहीं होता है? अगर इत्थे आओगे तो 90 से कम नहीं होगा, और इधर को बढ़ोगे तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर एंगल यहाँ से नोट कर रहे हैं, ये वाला 90 से कम होगा, ये 90 पहुँचे, ये 90 से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अगर बात करो तो ये वाला कोड मैं 50 कह लूँ, कह लूँ? अगर ये कोड 50 है तो ये कोड 130 होगा, नहीं होगा? क्योंकि दोनों कोडों का योग कितना होता है? 100। अब मेरी बात को सुनो, जा लाइन पर तो 180 का ही होगा, चाहे कैसी बना लो, तो इस पे पूरा 180 का बनेगा। ये 130 है तो कितना होगा? 50 होगा। नीचे देखो, मेरी बात को ध्यान सुनना, इस पे तो 180 होगा, ये 50 है तो कितना हो गया? दो पैरेलल लाइंस के बीच का सम 180 होता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो कोड होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच का कोड कितना होता है? 180। कैसे होता है मैं अभी बात करूंगा इस पे। तो अगर ये 50 है तो ये 130 आएगा, आएगा, नहीं आएगा? ये 130 है तो इधर 50 जाएगा, इधर 130 है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ 130 है तो यहाँ 50 जाएगा, और यहाँ पर 50 है तो ये वाला 130 जाएगा। देखो है, कहीं से चलो, तीसरा बराबर है, तीसरा कोण बराबर है, कहीं से चलो, किसी भी रास्ते चले जाओ। अगर यहाँ से जाओ पहला छोड़ो दूसरा पकड़ो, बराबर है। यहाँ से जाओ पहला छोड़ो दूसरा पकड़ो, बराबर है। यहाँ चलो पहला छोड़ो दूसरा पकड़ो, बराबर है। यहाँ जाओ, कहीं से जाओ, तीसरा कोण। मैं इनके नाम नहीं दे रहा अभी, कन्फ्यूजन होता है नाम में। कन्फ्यूजन कहाँ होता है? और लोग सबसे पहले नाम ही याद करते हैं, एकांतर याद, बहस कोड याद, जो कोड याद, शीर्षभुमि कोड याद, संगत कोड याद। मैं याद करा दूंगा, अपने आप याद हो जाएंगे, याद करने की आवश्यकता नहीं है। इन बातों को समझिए। मैं एक बार कोड और बनाना चाहता हूं। बात ये थी कि ये लाइन ए और बी पैरेलल हैं। ए और बी कैसी हो गई? इनको एक तिर्यक रेखा सी ने काट दिया।
अगर मैं कह रहा ये वाला कोण 40 है, कितना है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 140 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना चाहिए, 180। मेरी बात को सुनो, ये भी तो 180 होना चाहिए इन दोनों का योग, क्योंकि एक लाइन पर बने कोण 180 होते हैं, चाहे यहाँ बना लो चाहे तय बना लो। तो ये 140 है तो ये कितना होगा, तभी तो 180 होगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैं यहाँ से देखूँ तो भैया 40 है तो कितना होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो कोण होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच 180 होता है। क्यों होता है मैं भी समझाऊंगा इसको। ये 40 140 तो ये कितना होगा, ये 40 तो ये 140 तो ये 40 तो ये। अब बताओ सब तीसरा बराबर है, हमें बस एक ही बात ध्यान रखनी कि तीसरा कोण बराबर होता है। कहीं से चले जाओ, जाना रास्ते से, कहीं से चले जाओ लेकिन जाना रास्ते से, तीसरा कोण जो होता है वो कैसा होता है, बराबर। इतनी बात क्लियर हुई। इनके नाम क्या होते हैं, एकांतर कोण, बहिष कोण, सर्वांतर कोण और शीर्षभूमि कोण, उन पे बात नहीं करें, वो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम जो कल क्लास चलेगी उसमें हमने भी बताया था सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर और एक्स सेंटर कैसे काम करते हैं और कैसे नहीं, उस बात पे डिस्कशन होगा। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।